हेलो एवरीबॉडी, दिस इज महेंद्र सर कोचिंग क्लासेस। वेलकम टू अवर चैनल गाइस। आज मैं आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर, हमने एक चैप्टर इकोनॉमिक्स में भी है डेवलपमेंट, तो हम बताने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मतलब कि रिसोर्सेस को इस वे में यूज करें, ऐसे वे में हम यूज करें रिसोर्सेस को कि वो इतने इतने ज्यादा भी ना खर्च हो जाए, हम विकास में इतने ज्यादा भी ना खो जाए कि रिसोर्सेस खत्म हो जाए। तो आज हम रिसोर्सेस के माध्यम से हम समझेंगे कि रिसोर्स और उनका डेवलपमेंट, रिसोर्स तो है पर रिसोर्स का डेवलपमेंट, कि रिसोर्स का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले हम जानेंगे रिसोर्स के बारे में और फिर उसका अब इस रिसोर्स के विकास के बारे में जानेंगे। पहले हम देखते हैं रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और एनसीईआरटी बुक लेके बैठनी है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो देखिए गाइस, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखी हुई है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन। मैं आपको दिखाता हूँ। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। एक सेकेंड। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच नीड टू सेटिस्फाई अवर नीड। ऐसी अवेलेबल चीजें जो इन्वायरमेंट में है, जो कि ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कर रही है, ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, जो उसे कहते हैं हम रिसोर्सेस। अब वो चीज देखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज है, जो भी चीज हमें जरूरत है ह्यूमन को, उसको हम कहेंगे रिसोर्स। और अब हमने उसको रिसोर्स तो कह दिया, मगर अब एक दिक्कत है कि वो चीज हमें खाली चाहिए तो है नहीं, वो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, कि हमारे एक्सेस में तो हो। अगर हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो वो हम इकोनॉमिकली फेजिबल हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का मतलब होता है कि उस चीज को हम निकाल पाए, हमारे पास ऐसी एक्यूरेट टेक्नोलॉजी हो कि वो हम निकाल पाए। और इकोनॉमिकली फेसिबल, जैसे कि हमने मान लीजिए कोई ऐसी रिसोर्स फाइंड किया जो कि 100 रुपए हमें लगे उसको फाइंड करने में, पर वो चीज हम जब बेच रहे हैं तो हमें 20 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। मतलब कि हमें अगर 100 रुपए की चीज हमने खरीदी और अगर हमसे उससे उसका 10 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो चीज हमें इकोनॉमिकली फेजिबल नहीं पड़ता। इकोनॉमिकली फेजिबल का मतलब आप समझते होंगे, जैसे हम दुकानदार के पास जाते तो कहते नहीं नहीं भाई साहब, ये हमें हमको पड़ेगा ही नहीं, मतलब हमको फेजिबल नहीं है, हमारे लिए इसमें प्रॉफिट नहीं है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड को पब्लिक जो जमाना है वो ज्यादा वैल्यू देती है, इसलिए जो है गोल्ड, जो है गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है, इसी वजह से वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। इसलिए वो रिसोर्स, कोई गोल्ड बहुत बड़ी चीज नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज है गोल्ड, नहीं, मगर गोल्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिएगा एक डायग्राम सा दिया है, फिगर 1.1 जिसे हम कहेंगे। इस फिगर में आप देखिए ध्यान से एक चीज, कि इस फिगर में हमें दिखाया गया है, देखिए इस फिगर में फिजिकल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी हमें दिखाई गई है। देखिए टेक्नोलॉजी जब नेचर के साथ इंटरेक्ट करती है, जब टेक्नोलॉजी और नेचर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर को एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स इन टेक्नोलॉजी और नेचर इन दोनों के बीच से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। ये तो डायग्राम है। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में। देखिए यहाँ पे एक टेबल भी दी गई है, पर इससे पहले हम थोड़ा ऊपर की लाइंस पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा जरूरी है। अब इस साइड पे आ जाइए, राइट साइड ऑफ माई स्क्रीन। देखिए अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेस हैं तो हमें उसका क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा कि रिसोर्सेस किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज जो मैंने आपको बताई ना, कि फिजिकल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी है, तो वो चीज यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी हुई है, पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने आपको शब्दों में बता दिया, रटने की कोशिश नहीं करनी है। फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, ये देखिए यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस बताया गया है इतने पैराग्राफ में। ये देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया गया है। देखिए रिसोर्स को क्लासिफिकेशन हमारी बुक से रिलेटेड है। अब हमारी बुक में केवल इतनी चीजें ही लिखी हुई हैं रिसोर्सेस के बारे में। मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ। देखो ओरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्स को बायोटिक या अबायोटिक कहते हैं।
बायोटिक या अबायोटिक, मतलब जिंदा है या मर गया। जैसे एनिमल है, एनिमल भी तो कोई कोई एनिमल हमारे लिए रिसोर्सेज के फॉर्म में भी तो हो सकता है। जैसे कि लोग नॉन वेज होते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिसोर्स है, क्योंकि वो पहले तो बायोटिक चीज थी ना, बाद में आया बायोटिक, अबायोटिक हो गई। अब देखना एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब उसके खत्म हो जाने से। रिन्यूएबल, जैसे कई रिसोर्स होते हैं हम उसको दोबारा से रिन्यू करा सकते हैं। जैसे पानी है, पानी गिरता है जमीन पे, उसके बाद एवेपोरेट होता है, फिर वापस से गिरता है। वाटर साइकिल आपने सुनी होगी, वाटर साइकिल चलती है, मतलब कि जो रिसोर्सेज दोबारा दोबारा हो पाए, रिन्यू हो पाए। अब नॉन रिन्यूएबल, जो कि दोबारा से रिन्यू ना करा पाए। कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज है, मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट लिया, जैसे कोल है, हमने उस कोल को जलाया, एक बार वो यूज हो गई, अब तो उसका ऐश बन गया, राख बन गई, उसके बाद हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते। और उसके बाद है ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप के बेसिस पे देखिए, ओनरशिप के बेसिस पे क्या होते हैं, इंडिविजुअल, जैसे कि इंडिविजुअल माने आपका घर, आपके घर का मालिक एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल, मतलब कि आप हो। और अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऑन द, देखिए इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब कोई जैसे आपकी कॉलोनी है, एक कम्युनिटी बना लेते हैं लोग वहाँ की, जो कि उसको उस चीज को, उस पर्टिकुलर जगह को संभालते हैं। ऐसा ही है नेशनल, ऐसा कोई नेशनल रिसोर्स है, कोई चीज जो पूरे नेशन के लिए है, पूरे नेशन उसका ओन कर सकता है। इंटरनेशनल, जैसे कुछ पानी का कुछ ऐसा क्षेत्र होता है ओशियन में, जो कि किसी देश के बॉर्डर के साथ नहीं आता। जैसे कई कई जगह पे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल, जहाँ पे इंटरनेशनल कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह उस जगह की रक्षा करती है। और वही चीज़ फिर हम आपको यहाँ टेबल में देखी गई है, ये जो टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, इस टेबल में वही चीज़ है कि कितने टाइप के होते हैं क्या है, पर इससे सवाल बनने का चांसेस बहुत कम है। सवाल बनेगा आपका यहाँ से कि इसकी, इस पूरे पेज से ये वाली डेफिनेशन पूछी जाती है, ये वाली डेफिनेशन, ये एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई योर नीड प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, ये वाली मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। तो अब बढ़ते हैं अपन दूसरे पेज की तरफ। देखिए, जैसे ही आप एनसीईआरटी का दूसरा पेज खोलेंगे, आपको रिसोर्सेज का डेवलपमेंट मिलेगा। अब सवाल ये आता है, देखिए यहाँ से हम जब इसकी तरफ आए, पहले हमने यहाँ पे जो चीज़ पढ़ी थी, उससे हम यहाँ पे आए डेवलपमेंट की तरफ। तो यहाँ से एक बात हमें क्लियर करनी पड़ेगी, जैसे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की बात है, एक बार समझिए बस। देखिए, हमने देखा हमें डेवलपमेंट करना है रिसोर्सेज का, क्या करना है, रिसोर्सेज का हमें डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले बात आएगी कि करना क्यों है, वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी। हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना ही क्यों है, भाई साहब, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना क्यों है। देखिए, सोशल साइंस में ऐसा ही सवाल बनते हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं आखिर कर क्यों रहे हैं, वाई, हम यहाँ लिखेंगे वाई, क्यों। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें क्यों करना है ऐसा। देखिए, रिसोर्स आर विटल वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्सेस हैं वो ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है कि ह्यूमन के लिए रिसोर्स बहुत है। पर कई जगह यहाँ पे एक लाइन दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कि यहाँ पे आप इस वाले हाईलाइट वाले पोर्शन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, इट वॉज बिलीव डेट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये वाला लाइन, ये वाला लाइन यहाँ पे हमें बताएं क्या बताया है, कि ऐसा माना जाता है कि रिसोर्स जो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने रिसोर्स को जब हमने फ्री गिफ्ट माना, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई चीज़ फ्री 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 दूँ, तो फिर तो आप उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं करोगे ना। तो ऐसा ही होता है, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस लीड टू फॉलोइंग प्रॉब्लम। जब हमने उसका अंधाधुन एक्सप्लॉइट किया तो हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे कि प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले ये वाली प्रॉब्लम, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ रिसोर्सेस। धरती माँ में इतने रिसोर्सेस हैं कि वो हर एक बंदे को, हर एक इंडिविजुअल को सेटिस्फाई कर सकता है। सेटिस्फाई मतलब कि नॉर्मली जैसे आपको पानी खाने की जरूरत है उतना मिलेगा जितनी जरूरत है। तो कोई लालची व्यक्ति है, जैसे बचपन में बोलते थे ना दादी मामी लोग कि लालच बुरी बला है, तो यहाँ पे वही चीज देखने को मिलती है कि ग्रीड जो है, रिसोर्सेस पर्याप्त हैं पर उनके लिए नहीं है जो ग्रीडी है, ग्रीडी लोगों के लिए रिसोर्सेस पर्याप्त नहीं मिलेंगे। और अब जैसे दूसरी लाइन हमें दी गई है कि हमें हमें पता चल गया कि ग्रीडी पर्सन के लिए, दूसरी एक्यूम्शन ऑफ रिसोर्सेज एट फ्यू हैंड। यहाँ पे देखिए, इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, आई हैव और हैव नॉट में डिवाइड हो जाएगी। कैसे, अब जैसे रिसोर्सेस, अब अमीर आदमी है, जो बंदा रिच है, उसके पास रिसोर्सेस होंगे, क्यों, क्योंकि वो बंदा जैसे अभी के टाइम पे पानी तक बेचा जाता है, पानी के ऑक्सीजन तक, ऑक्सीजन सिलेंडर तक बेचे जाते हैं। तो
इससे हमें ये बात सीखने को मिलती है कि जो रिसोर्सेस हैं वो अगर हमने उसको यूज अच्छे से नहीं किया, ऐसा अंधाधुन एक्सप्लॉइट किया, तो सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक वो जिनके पास रिसोर्सेस हैं, एक वो जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी सी है। और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ये तीसरा पॉइंट है कि अगर हमने रिसोर्सेस को अंधाधुन एक्सप्लॉइट किया तो हमें कुछ फॉलोइंग इकोलॉजिकल क्राइसिस मिलेंगे। देखिए, जैसे जापान में आ, अमेरिका ने परमाणु बम, एटम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया था। अब उससे क्या हुआ ना, वहां के आसपास वाले देश तक को प्रभाव पड़ गया। मतलब कि ऐसा है कि अगर कोई देश में रिसोर्स जो है एक्सप्लॉइट हो रहा है तो ग्लोबल वो जो है, हमेशा याद रखना कि अगर किसी एक पार्टिकुलर देश में कोई कर्मकांड किया जा रहा है, पार्टिकुलर कोई देश में कोई कर्मकांड कर रहा है, तो उसका प्रभाव हमें पूरे ग्लोबल में पड़ेगा। मतलब हमें पूरे उस देश को नहीं, पूरी धरती को वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि रहे तो सब अर्थ पे ही रहे ना, कोई अलग से तो रह नहीं रहे हैं। तो इस बात से ये चीज क्लियर होती हुई नजर आती है। फिर यहाँ पे कई चीजें लिखी हैं कि हाँ, ग्लोबल पीस की वजह से अब लोगों को रिसोर्सेज इतनी एसेंशियल है। तो यहाँ पे हमें पता करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज, अब हमें पता चल गया कि रिसोर्सेज बहुत कीमती है। अब देखना, हमें समस्या पता चल गई, यहाँ पे हमें बताई गई है समस्या। ये देखिए, ये हमें बताई गई है समस्या। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये है समस्या। यहाँ पे हमें 3 समस्याओं के बारे में बताया जाता है कि इतनी इतनी समस्या हो सकती है। अब समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करना चाहिए हमें। तो अब हमें समस्या पता चल गई, अब उसका समाधान भी यहीं पे लिखा है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मतलब रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करना कि वो आगे वाली जनरेशन के लिए सस्टेन हो। देखिए, ये चीज से बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। डेवलपमेंट इस वे में हो कि टेक प्लेस करे जो डैमेजिंग, इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, और अभी हम रिसोर्स ज्यादा यूज करें तो फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज ना करें। जैसे अभी जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ तब चल रहा है 2025। अभी के जो लोग हैं, अगर वो रिसोर्सेज को ऐसा, हमने मान लीजिए पानी है, पानी को इतना एक्सप्लॉइट किया, इतना एक्सप्लॉइट किया कि 20 साल बाद वो पानी बचा ही नहीं, तो वो हमारा डेवलपमेंट हुआ पर रिसोर्स हमारे सस्टेन नहीं हो पाए फ्यूचर के लिए सस्टेन। वही तो इस चैप्टर का टाइटल ही मैंने आपको ये बताया कि डेवलपमेंट रिसोर्सेज के माध्यम से, कि रिसोर्सेज को इतना ज्यादा हम यूज ना करें। जैसे इसको हम अपराइट एरो बना सकते हैं कि ज्यादा, हम इसको अगर ज्यादा यूज करेंगे, तो जैसे हम इसको ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट भी होगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास कोई भी रिसोर्सेस की कमी होगी और फिर रिसोर्सेस बहुत महंगे बिकेंगे। अब देखिए, हमने पूरी समस्या देख ली, अब हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम है, एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कैसे करेंगे, पढ़ाई करेंगे महेंद्र सर कोचिंग क्लासेस की। तो महेंद्र सर कोचिंग सबने डिसाइड किया, कहाँ पे, एक मीटिंग करी सबने कि कहाँ से पढ़ना है। इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी एक मीटिंग की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मीटिंग की गई रियो डी जेनेरो के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये देखिए, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट नाम से एक मीटिंग हुई, जो कि 1992 में हुई थी, जून 1992 में। मोर देन हंड्रेड्स ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हर देश का कोई ना कोई, जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वगैरह आ गए। और कहाँ पे हुई थी ये, रियो डे जेनेरो ब्राजील में मिले। ये सुमित में मतलब जो है सब 100 लीडर से भी ज्यादा ने साइन किया था। ये यहाँ पे असेंबल हुए थे ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज इन सबको देखने के लिए। इनने कन्वर्जेशन की थी, जो कि इनका, अब देखिए इनने मीटिंग बैठाई, अब इनको एक अर्जेंट प्रॉब्लम पे डिस्कस की, इनने अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ काय की, अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल लेवल, मतलब कि इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज को कैसे बचाएं। अब मीटिंग करी, अब जैसे आप लोगों के एग्जाम थे, आप सभी दोस्तों ने मीटिंग करी कि पढ़ेंगे कैसे। तो फिर बाद में समझ आया कि महेंद्र सर कोचिंग क्लासेस के चैनल से पढ़ेंगे हम लोग। इसी तरह इनने भी एजेंडा 21 अडेप्ट किया। अब समस्या थी क्या, समस्या हमें पता चल गई, अब इसका समाधान क्या है। अब इसका समाधान आपके सामने दिया गया है, एजेंडा 21। देखिए, थोड़ा समझने वाली चीज़ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर डेफिनेटली समझ में आएगा। देखिए, एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21, एजेंडा 21 का मतलब आपको मैं अभी बताता हूँ। देखो, एजेंडा 21
It is a declaration signed by world leader in 1992 to development UNCD which take place in Rio de Janeiro. Aim at इस एजेंडे का एम क्या था? इस एजेंडा का एम क्या था? देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। इस एजेंडा का एम था कि ये जो 1992 में अर्थ समिट की मीटिंग हुई थी, इसके बाद यूएनसीईडी यूएनसीईडी नाम की ये जगह थी, यहाँ पे यूएनसीईडी ने ये डिक्लेयर किया, इसने कुछ एम रखे, मतलब एक एजेंडा 21 का एम था। 21 इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये 21st सेंचुरी की जनरेशन के लिए इस तरीके से, मतलब इनका प्लान था कि एजेंडा 21 का, कि हमें जो 21st सेंचुरी के बंदे लोग हैं, जो 21 सेंचुरी के बच्चे होंगे या जो लोग होंगे, उनके लिए रिसोर्स बचा रहे हैं। समझ रहे हो? तो एजेंडा 21 का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखिए एजेंडा 21 एम क्या करता है। ये जो था इसका एम था, इट एम अचीव ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, पॉवर्टी से जो पॉवर्टी डिसीज इन डैम, जो हमें कॉम्बैट करना था, किससे लड़ाई करनी थी हमें? एनवायरमेंटल डैमेज से, थ्रू कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल नीड एंड शेयर। और वन मेजर ऑब्जेक्टिव इसका ये भी था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का एजेंडा 21 बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा, पॉपुलेशन नहीं पॉल्यूशन ज्यादा है, पॉपुलेशन तो ठीक है, पॉल्यूशन ज्यादा है। अब पॉल्यूशन को किस तरीके से हम पॉल्यूशन को हटाएं, तो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, सरकार, वो अपने हिसाब का एजेंडा बनाए जिससे हमारा वहां पे काम आराम से बन जाए। ये हो गया वहां का। अब जैसे कोई जगह है जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में न्यूक्लियर वो होती है ना, सोलर एनर्जी तो ज्यादा है, पर वहां पे पानी और मिनरल्स और वाटर वगैरह की कमी है। तो सवाल ये आता है इसको हम कैसे फिक्स करते हैं? तो हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना खुद का एक एजेंडा तैयार करे वहां के लोगों के हिसाब से। देखिए आपकी स्क्रीन में अब आया होगा, इट एम अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, इट हैज एन एजेंडा। ये आप पूरी लाइन रीड मान लीजिए। अब बढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग पे। तो अभी तक की अगर आपको मैं शॉर्ट समरी दूं, तो पहले हमने पढ़ा कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चैप्टर का नाम कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें जिससे डेवलपमेंट भी हो, पर ऐसा भी ना हम अंधाधुन ऐसा भी एक्सप्लॉइट ना कर दें कि रिसोर्स खत्म हो जाए। फिर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा कि रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से डिवीजन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज, अब हमने रिसोर्सेज का हमें पता चल गया कि रिसोर्सेज हैं हमारे पास। अब हमें डेवलप करने थे रिसोर्स, तो हमें पहले तीन समस्याएं पड़ी कि रिसोर्सेज का अगर हमने अंधाधुन एक्सप्लॉइट किया तो हमें ये तीन समस्या हो सकती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर रिसोर्सेज के मतलब वो तीन कारण क्या थे, या कोई कारण क्या था जिससे हमें रिसोर्स बचाना पड़ेगा। जब हमने रिसोर्सेज को अंधाधुन एक्सप्लॉइट किया तो हमें ये तीन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। इसके बाद राइट साइड में हमने रियो डे जेनेरो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा पहले। तो उसके बाद इससे डिसाइड हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद कि रियो डे जेनेरो में एक अर्थ समिट की मीटिंग हो। उसके बाद एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या एम करता था कि हमें ग्लोबल पॉवर्टी और इसको कॉम्बैट करना है, इकोनॉमी इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब देखना ये चैप्टर का पूरा एक पार्ट समाप्त हो गया। एक पार्ट मतलब रिसोर्सेज का एक पार्ट समाप्त हो गया। अब हमें पढ़ना है रिसोर्स की प्लानिंग। अब देखना हमने इतना सब भागने के बाद हम इंसानों ने रिसोर्सेज को बचा तो लिया। अब हमें कुछ स्ट्रेटेजी अडेप्ट करनी पड़ेगी जिससे हम उस रिसोर्सेज को, देखिए प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेबल फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, हम रिसोर्स को ऐसे यूज कर पाए कि वो रिसोर्सेज खत्म भी ना हो। अब हमने जो रिसोर्सेज कंजर्व कर लिए, बचा लिए, अब हम उन रिसोर्सेज को यूज कैसे करें? जैसे इसमें क्या लिखा है, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर स्ट्रेटेजी ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, इट इज इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में जो है डाइवर्सिटी है, रिसोर्सेज जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैसे यूज करें? फिर यहाँ पे ये बताते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्स की प्लानिंग, अब रिसोर्स कैसे प्लान करें वो तो ठीक है। पहले हम यहाँ पे एनसीईआरटी में हमें दिया गया है कि अब इंडिया में जो रिसोर्सेस हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, हाँ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हमारे इंडिया में जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हमारे इंडिया में जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का। अब भैया प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो अब क्या करें? रिसोर्सेज का अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो अब तो दिक्कत हो गई, समस्या हो गई। अब समस्या का समाधान क्या है?
समस्या का समाधान ये है कि समाधान मैंने आपको बताया है कि रिसोर्सेस प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले एनसीईआरटी की इस वाली लाइन को हम पढ़ते हैं। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसीडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर सम रिसोर्सेज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम रिसोर्सेज। देखिए, कुछ जगह पे कुछ रिसोर्सेज ज्यादा है। जैसे एग्जांपल, पहले उदाहरण से समझेंगे, एग्जांपल से। कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपोजिट। कोल और इसमें सब में तो रिच है। और अरुणाचल प्रदेश है हैज अबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स हैज बीन लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ राजस्थान के एग्जांपल जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था कि देखिए, अब राजस्थान का ही देखिएगा आप एग्जांपल। राजस्थान जो है इज वेरी वेल एंडोड। देखिए, सोलर और विंड एनर्जी में तो बहुत सही है, पर लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्स, ये लाइन, ये आप एक एग्जांपल के तौर पे याद रखिए कि राजस्थान में क्या है। राजस्थान में वो तो है, क्या बोलते, सोलर और विंड एनर्जी वाला रिसोर्स तो बहुत है, मगर एक चीज नहीं है राजस्थान में, क्या है, वाटर रिसोर्सेस लैक है। मतलब कि कुछ देखिए, जब ऐसे ही लद्दाख का एग्जाम्पल है, लद्दाख में देखिए, लद्दाख जो है आइसोलेटेड है, अलग है एकदम सबसे, जो कल्चरल हेरिटेज में तो रिच है, पर जो है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल इट इज डेफिशिएंट इन वाटर। मतलब कहीं ना कहीं आपको मैंने इतने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इस इन इतने पूरे पैराग्राफ से आपको एक होमवर्क है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मतलब रिसोर्सेस जो है कहाँ पे कैसे। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में मिनरल्स और ये सब रिसोर्सेस हैं, मगर कुछ चीजें मध्य प्रदेश में नहीं है। आपको ऐसी चीजें ऐसी जगह आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ये वाला पॉइंट समझ में आया पूरा? इसमें कुछ नहीं है यार, देखो इस पूरे पॉइंट में हमने ये पढ़ा है कि जो रिसोर्स हैं किसी जगह पे, रिसोर्स किसी जगह पर खत्म। हाँ।